मेरा नाम महरीन है और जिस वक्त की ये दास्तान मैं सुनाने जा रही हूँ उस वक्त मेरी उम्र 20 बरस होने को थी, यानी जवानी के हुसीन तरीन मोड़ पर खड़ी थी। और मुझ पर तो जवानी ने अपना पूरा जलवा बिखेरा था। हुसैन तो मैं बचपन से ही थी। दूधिया रंगत जिसमें गुलाबी आमेजिश कुदरत के हुस्न के साथ समाई हुई थी। बारीक नक्श, लंबे स्याह बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें गुलाबी धारें तीरती नजर आती और उन आंखों में खूबसूरत और रंगीन ख्वाबों का अक्स झलकता। और नाजुक नरम हाथ और पाँव। मेरा कज़न फरहान, जो मुझसे सिर्फ 10 माह छोटा था देखने में, हम दोनों हम उम्र लगते थे। इस वक्त से पहले भी हम बहुत अच्छे दोस्त थे और उसे कंप्यूटर का बिल्कुल शौक नहीं था और उन दिनों कंप्यूटर सीखना इतना ज़रूरी ख्याल नहीं किया जाता था। वो मेरे वालिद के साथ दुकान पर जाया करता और कारोबार सीख रहा था। मेरे वालिद का कारोबार इसी ने संभालना था। मेरे वालिद सुन्नार थे और लाहौर की मरकजी मंडी में उनकी दुकान थी और हमारा ताल्लुक लाहौर से था। तो मैं फरहान के बारे में बता रही थी। फरहान था तो 19 बरस का, लेकिन देखने में 25 से ज़्यादा का नज़र आता। अच्छा खाना पीना और बेफिक्री की ज़िंदगी ने उसे सेहत बख्शी थी। वो भी मेरी तरह खूबसूरत था। लंबा चौड़ा, जवान, मजबूत जिस्म। जब मैंने फरहान को उन नज़रों से देखना शुरू किया तो तब मुझे उसके जिस्म का पता चला और अक्सर घर में कमीज़ पहनकर रखता। और आखिर मैंने एक मंसूबा बना लिया कि मुझे फरहान को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना है और इस मंसूबे पर अमल मैंने कल से करना था। फरहान सुबह कॉलेज जाता, 2 बजे आता, फिर खाना खाकर कुछ देर आराम करता और अपने कमरे में टेलीविजन देखता और पढ़ता। शाम में वो गाड़ी निकाल कर अबा के पास दुकान जाता और वहाँ से दोनों 10 बजे बंद करके आते। फिर हम सब खाना खाते और कमरे में कुछ देर बैठते और सोने अपने अपने कमरे चले जाते। आमतौर पर इस वक्त तक 12:30 बज जाते, यानी मेरे पास उसके कॉलेज से आने के बाद और रात में सबके अपने कमरे जाने के बाद का वक्त था। देर से ही सही, लेकिन कामयाबी मेरी ही होनी थी। ये तो तय था भला एक ही घर में रहकर वो मुझसे बच सकता था। यही सोचते सोचते मैं सो गई, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना था। अगले दिन फरहान जब कॉलेज से आया तो अम्मी नहाने गई हुई थीं और आते ही पूछने लगा कि खाने में क्या है। मैंने बताया कि उम्मी ने आज गोश्त बनाया है, ये उसकी पसंदीदा डिश थी। वो अपने कमरे में ऊपर चला गया और मैं उसे सीढ़ियाँ चढ़ते देखने लगी। वो अपने कमरे में चला गया और वो ज़रूर ताज़ा हो रहा होगा। मेरा और फरहान का कमरा ऊपर की मंजिल पर बराबर बराबर थे। अम्मी अपने कमरे में थीं और फरहान यकीनन ताज़ा हो रहा होगा और मैं बेचारी नीचे बैठी थी। मैं ऊपर फरहान के कमरे में चली गई। वो नहा रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चली गई और उसके बस्तर पर बैठ गई। अचानक दरवाज़ा खुला और फरहान बाहर आया और वो मुझे देख कर और मैं उसे देखकर एक लम्हे के लिए बेहवास हो गए। फिर मैंने नज़रें झुका लें तो फरहान बोला, बात ऐसी क्या है जो दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आ सकती थी? मैं हिकलाते हुए बोली, खाना तैयार है फरहान। ये बताने आई थी, मैंने मेज़ पर निकाल दिया है। तो वो बोला, तुम जाओ मैं आता हूँ। मैं नीचे आ गई। इसके बाद कोई ख़ास बात नहीं हुई। रात में भी सबने साथ खाना खाया, लेकिन फरहान कुछ शर्मिंदा सा था, नज़रें चरा रहा था। मुझसे हमने खाना खाया और मैं सोने चली गई। अगले दिन कुछ खास नहीं गुजरा, क्योंकि अतवार था, इसलिए अबा भी घर पर थे। रात में मुझे फरहान के कमरे से काफ़ी देर तक आवाज़ें आती रहीं। शायद वो कोई फिल्म देख रहा था। आज सब घर पर रहे। आज मैंने अपना गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था। वो गर्मियों के लिहाज से हल्का फल्का और नरम था। दोपहर में खाने के बाद अम्मी अबा अपने कमरे में आराम करने चले गए और फरहान अपने कमरे में सूफे पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। मैंने उसे अकेला देखकर बावर्ची खाने में काम के बहाने घुस गई तो वो सामने ही बैठा था। मैं जल्द ही बावर्ची खाने से वापस आई और उसके सामने वाले सूफे पर बैठ गई। हम दोनों के दरमियान मेज़ थी और वो सूफे से टेक लगाए रिसाला देख रहा था। मैंने भी एक उर्दू रिसाला उठाया और मेज़ पर रखकर पढ़ने लगी। पूरा कमरा एयर कंडीशन था और मैं भी पढ़ रही थी, वो भी पढ़ रहा था। यूं तो हमारी कुछ बातें नहीं हो रही थीं। वो न जाने सोचों में गुम था और मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रही थी कि वो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा। आखिर कुछ देर बाद मैंने ही उससे बात की, फरहान तुम कितनी तेज आवाज में टीली वेजन देख रहे थे? रात को मेरी आंख कई बार खुल गई। वो चौंका और उसने अपनी नज़रों के सामने से रिसाला हटाया और साथ ही उसकी नज़र मेरी गोरी रंगत पर पड़ी। में आंखें बज़ाहिर तो रिसाले पर जमाए बैठी उसके जवाब की मंतज़र थी, लेकिन मेरी तौजह उस पर ही थी। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका लें और उसने फिर गौर से मेरी तरफ देखा और नज़रें जमाए रखें। मैं मेज़ के शीशे में उसे अपनी तरफ देखता देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। फिर मैंने अचानक ऊपर देखा और उसे अपनी तरफ देखते हुए पाया। मुझे यूं उठते देखकर वो घबरा गया, लेकिन मैंने कोई तौजह नहीं दी। फिर वो बोला, मैं एक नई एक्शन फिल्म देख रहा था। तो मैं बोली, मैंने ये कब पूछा?
कि तुम कौन सी फिल्म देख रहे थे। मैंने तो ये पूछा था कि तुम इतनी रात में क्यों देख रहे थे। वो खामोश हो गया। मैंने ये बहस खत्म की और आज के लिए इतना जलवा ही काफ़ी था और मैं सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे मैं आ गई। फिर शाम में जब मैं नीचे आई तो वो अपने दोस्तों के साथ जा चुका था और मैं उम्मी के साथ घर के काम करवाती रही और फरहान रात में काफ़ी देर से आया। खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरे में चले गए और रात काफ़ी हो गई थी। हर तरफ खामोशी थी, इसलिए मैं भी सो गई। अगले दिन मैंने आज पहली बार फरहान को अपनी तरफ देखते महसूस किया। यानी कई बार मुझे महसूस हुआ कि उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हैं। मैंने हमेशा ही किसी भी खानदानी तकरीब में अपनी तरफ नज़रों को महसूस किया है और कुछ ऐसे ही फरहान के साथ भी हो रहा था। शायद उसे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपने ही घर में किस क़यामत की खूबसूरत लड़की के साथ रह रहा था। आज पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। वो मुझे देखता रहा और अब देखना है कल क्या होगा। अगले दिन मैंने अपना सियाह जोड़ा सुबह ही निकाल लिया था और मेरा रंग क्योंकि बहुत गोरा था इसलिए काले में तो मैं बहुत ही खूबसूरत हो जाती हूँ। और आज जब फरहान कॉलेज से वापस आया तो मैं उसके आने से पहले ही तैयार हो गई थी। मैंने ही फरहान के लिए दरवाज़ा खोला और लंबा चौड़ा खूबसूरत फरहान गर्मी से परेशान अंदर आया और मुझे नज़र भरकर देखा। वो अपने कमरे में गया और नहा धोकर नीचे आ गया। हम दोनों और अम्मी ने खाना लगाया और खाने की मेज़ पर रोज़मर्रा की बातें ही होती रहें। अम्मी ने पूछा, मेहरीन आज तुम्हें कहीं जाना है जो इतनी तैयार होकर बैठी हो। मैं बोली, जी अम्मी अगर इजाज़त हो तो मुझे अपनी कॉलेज की सहेली समीना के घर जाना है फरहान, मुझे वहाँ छोड़ दे, मैं वापस रक्शे पर आ जाऊंगी। अम्मी बोले, बेटी मेरी तरफ से तो इजाज़त है फरहान, तुम बताओ महरीन को छोड़ दोगे। फरहान बोला, महरीन तुम्हें किस तरफ जाना है। तो मैं बोली, फरहान तुम चलो मैं तुम्हें रास्ता बता देती हूँ, यहाँ से ज़्यादा दौर नहीं है। उसकी अपनी मोटर साइकिल थी, वो उसी पर जाता था। वो राज़ी हो गया। शाम 4:30 बजे हम दोनों घर से निकले तो गर्मी अभी भी शदीद थी। वैसे तो मैं फरहान के साथ कई बार मोटरसाइकिल पर बैठी थी, लेकिन इस तरह नहीं जैसे आज बैठ रही थी। मैंने घर से निकलते हुए अपने ऊपर एक बड़ी चादर ले ली और अपना पूरा जिस्म इससे छिपाकर अपने चेहरे पर भी लपेट लिया। यूं तो मैं अपने कपड़े और चादर संभालने में मग्न थी, लेकिन फरहान की बदलती हालत से भी बाखबर थी। फरहान ने मोटरसाइकिल शुरू कर दी और मैं चादर संभालती उसके पीछे जा बैठी और मोटरसाइकिल शुरू होकर चल पड़ी। मेरे नरम और नाजुक हाथ उसके बाजू पर थे जिनमें पड़ी सुनहरी चूड़ियों की झनकार उसके दिल पर बजलियां गराने वाली थी। और बहुत जल्द रास्ता खत्म हो गया। काश कुछ और लंबा हो जाता। ये मंजिलें इतनी जल्दी क्यों आ जाती हैं? जब मंजिल पर पहुंचने की जल्दी हो तो ऐसा लगता है कदमों का फासला है, और जब मंजिल की कोई जल्दी ना हो, मंजिल से ज़्यादा रास्ते अजीज हों तो मंजिल सफ़र शुरू होते ही सामने आ खड़ी होती है। अब तो मेरी मंजिल आ चुकी थी, न चाहते हुए भी उतरना ही था। फरहान मोटरसाइकिल रोक कर मेरे उतरने का मुंतज़र था और मैं मोटरसाइकिल से उतर आई। मैंने फरहान की तरफ शिकवा भरी आंखों से देखा और वो खुदगर्ज मेरी तरफ एक नज़र डाले बगैर ही मोटरसाइकिल ले उड़ा। दोस्त से मिलना तो एक बहाना था, मेरा दिल उसके पास नहीं लगा। वो पूछती रही कि तुझे क्या हुआ है, आज क्यों उड़ी उड़ी सी है, क्या बताती उसे, और मैं जल्दी ही चली आई। समीना मेरी बचपन की दोस्त थी और साथ पढ़ती थी, मेरे बहुत से राजों की शरीक थी, लेकिन ये राज ऐसा है जो मैं उसे भी नहीं बता सकती। इस रात में अपने कमरे में आकर इंटरनेट चलाया, ईमेल्स चेक किए तो काफ़ी रात हो चुकी थी और सुबह कॉलेज भी जाना है, इसलिए मैं सो गई। अगले दिन रोज़ की तरह आज का भी दिन बस यूं ही सा गुजरा। कॉलेज, वही दोस्त, वही बातें, वही घर आकर वही काम। फिर जब फरहान दुकान पर चला गया तो मैं भी अपने कमरे में चली आई। अम्मी अपने कमरे में सोने चली गईं और मैं सोचती रही। फिर इंटरनेट इस्तेमाल किया और वक्त का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। नीचे बावर्ची खाने से आती आवाज़ों से अंदाज़ा हुआ कि अब फरहान और अबा के आने का वक्त हो चला है। मैं उठकर गसल खाने में गई और ताज़ा होकर बाहर आ गई। रात का खाना खाया गया और हल्की फल्की बातों के दौरान फिर पूरी फैमिली ने कुछ देर टेलीविजन देखा। मेरी नज़रें फरहान पर जमी थीं और जैसे ही वो मेरी तरफ देखता हुआ पाता नज़रें हटा लेती, लेकिन मैं समझ रही थी कि उसकी नज़रें बार बार मुझ पर टक जाती हैं। फिर हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। दिन भर तो यूं ही सा गुजरा। दोपहर में खाने के बाद मैंने फरहान को अपनी तरफ देखते हुए पाया हुआ कुछ यूं कि जब मैं खाने के बर्तन उठाकर बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी तो इत्तेफाक से मेरी नज़र बावर्ची खाने के दरवाजे के साथ लगे शीशे पर पड़ी। मैंने फरहान को अपनी तरफ देखते पाया। वो इससे बेखबर था कि मैंने उसे पकड़ लिया है। फरहान के जाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई और शाम को मैं आज काफ़ी दिनों बाद छत पर गई
तो मैंने बराबर वाले घर में एक लड़की को देखा। उससे बात की तो पता चला कि वो बराबर वाले चचा और चची की भांजी है और वहाँ कुछ महीनों के लिए रहने आई हुई है। उसका नाम आयशा था। हमारी कुछ देर बातें हुईं और वो कराची से आई थी और वहाँ के ही एक निजी कॉलेज में BSc की तालबा थी। ज़्यादा बात नहीं हो सकी और अम्मी ने शाम ज़्यादा होने पर आवाज़ देकर नीचे बुला लिया और हम दोनों, उम्मी और मैं, रात के खाने की तैयारियों में लग गए। फरहान और अबा के आने के बाद हमने कुछ देर टेलीविजन देखा और फिर खाना खाया। अबा आज थके हुए थे तो वो जल्दी ही अपने कमरे में चले गए। मैं और फरहान बैठे टेलीविजन देख रहे थे। मैंने फरहान को बताया कि बराबर में एक लड़की आई है और बस उनसे बातें कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में आज एक मंसूबा था। मुझे बस उम्मी के बावर्ची खाने से अपने कमरे में जाने का इंतजार था। वो अपना काम खत्म करके कमरे की तरफ चल दें। मैं फरहान के बराबर रखे सूफे पर बैठी थी और फरहान फर्श पर लेटा अपने पाँव मेज़ पर रखे टेलीविजन देख रहा था। मैंने फरहान से पूछा, फरहान पानी पियोगे? वो चौंका टेलीविजन देख रहा था। बोला, अच्छा लाओ पिला दो। वो मेरी तरफ ही मुखातब था। मैं जल्दी से उठी और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, जिसके एक कोने में वाटर कूलर रखा हुआ था। साइड पर लगे शीशे में मैं अपने दीवाने को देख सकती थी। मेरी तरफ देख रहा था। मैं वाटर कूलर के पास रखी 2 गिलास उठाए और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता भरने लगी और जब गिलास भर गए और मैं मुस्कुराती हुई अचानक मड़ गई तो फरहान बुरी तरह घबरा गया। मैं शरारती मुस्कुराहट लिए फरहान की तरफ बढ़ी और उसे पानी पिलाया। पानी पिलाकर मैं गिलास रखकर वापस आई और अपनी जगह पर बैठ गई। कुछ देर बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन वो लड़की आयशा मुझसे मिलने मेरे घर आई। अम्मी से भी मिली, बेचारी यहाँ लाहौर में बोर हो रही थी। मैं उसे अपने कमरे में ले गई और हमने काफ़ी देर बातें की। उसने कराची के बारे में काफ़ी कुछ बताया। मुझे कराची जाने का हमेशा से ही बहुत शौक है। कराची ख्वाबों का ऐसा शहर है जिसकी खूबसूरती में इंसान खोसा जाता है। मैंने वहाँ की खूब बातें की और उसे लाहौर के बारे में और यहाँ की चीज़ों के बारे में बताया। वो कह रही थी, क्या तुम मुझे लाहौर घुमा सकती हो? मैंने फ़िलहाल तो उसे टाल दिया कि मैं तो अकेली बाहर नहीं निकलती। वो हैरान थी कि तुम कैसी अजीब लड़की हो, ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है, तुम वहीं अब तक बाप के साथ ही निकलोगी। फरहान से रात में खूब बातें हुईं और मैं उससे कराची के बारे में पूछती रही। वो काफ़ी दफ़ा वहाँ घूम कर आया है। मैंने उसे बताया कि आयशा तो ये कह रही थी, वो कह रही थी। रोज़मर्रा की बातें होती रहीं। आज मैंने मैसेंजर पर चीटिंग की कुछ दोस्तों से, जिन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भी भेजें। बहुत अच्छी तस्वीरें थीं। मैंने मंसूबा बनाया था कि आज, क्योंकि हफ्ता था, फरहान जल्द घर आता, क्योंकि आज वो रात में दोस्तों के साथ होता और रात देर से घर आता। तो इसी वक्त जब वो घर आएगा तो मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगी। खाना करके वो चला गया और मैं अपने कमरे में आकर शाम की तैयारी करने लगी। मैंने अपना एक हल्का स्लेटी रंग का जोड़ा निकाला जो काफ़ी पुराना था। इस पर हल्के स्लेटी रंग के फूल बने हुए थे। शलवार भी इसकी सफ़ेद थी। इसका दुपट्टा बहुत बड़ा था। मैंने वही निकाला। शाम में नहाकर मैंने वो जोड़ा पहना और अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी होकर मैंने अपना जायज़ा लिया। वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तैयार होकर नीचे चली आई तो फरहान के आने का वक्त ही था। दरवाजे की घंटी बजी। में खुल उठी, जाकर दरवाज़ा खोला तो काफ़ी मायूसी हुई। सामने ही आयशा खड़ी थी। वो अंदर आ गई, कहने लगी कि अगर तुम फारिग हो तो मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूँ, घर पर बोर हो रही थी। मुझसे पहले ही अम्मी बोल पड़े कि नहीं बेटी, अपना ही घर समझो इसे और जब दिल करे आ जाया करो। वो भी अंदर आकर मेज़ पर बैठ गई और हम बातें करने लगे कि इतने में फरहान की मोटरसाइकिल की आवाज़ आई और फरहान आ चुका था। वो अंदर आया। आयशा और फरहान पहली दफ़ा एक दूसरे को देख रहे थे तो मैंने आयशा की आंखों की पसंदीदगी देखी और न जाने क्यों मेरा दिल जलकर रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी चीज़ को कोई दूसरा अजनबी नज़रों से देख रहा था। फरहान ने उससे अखलाक से मिला, फिर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। मैं सोच रही थी कि अब वो अपने कमरे में होगा कि अचानक मुझे आयशा ने चौंका दिया। वो कह रही थी कि चलो ऊपर चलते हैं और हम दोनों ऊपर ही चले गए। काफ़ी देर तक बातें करते रहे, लेकिन अब उसकी बातों का महवर ज़्यादातर फरहान था और मुझे उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं थी। अल्टा मेरा खून खुल रहा था। आयशा बोली, वैसे शादी कब हो रही है तुम्हारी? तो मैं बोली, अभी तो कोई अमकान नहीं। दौड़ दौड़ तक तो आयशा बोली, क्यों भला, बहुत जल्दी है। ऐसी ही बातों में काफ़ी वक्त गुजर गया और खाने का वक्त हो गया। अम्मी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो कुछ मेहमानों के आने का कहकर अपने घर चली गई। आज फरहान अब तक घर पर था। खाने के बाद उम्मी अबा गली के कोने पर मौजूद डॉक्टर के क्लिनिक तक गए, क्योंकि उम्मी का ब्लड प्रेशर चेक करवाना था। मैं और फरहान बैठे टेलीविजन देख रहे थे तो मैंने अपना बड़ा सा दुपट्टा साइड पर रख दिया
और मैं समझ रही थी उसकी चालाकी। वो करीब आया और आयशा की बातें करने लगा कि और तुम कब उसे घमाने ले जा रही हो, मैं बोली जाएंगे कभी। और मैं उठकर बावर्ची खाने में आई, उसे लस्सी बनाकर दी और नीचे कमरे में चली आई और थोड़ी देर बाद वापस आकर फिर फरहान के साथ बैठ गई और जानबूझकर एक रिसाला उठाकर पढ़ने लगी। अम्मी अबा बहुत जल्द वापस आए और जब दरवाजे की घंटी बजी तो फरहान दरवाज़ा खोलने गया। उम्मी की आवाज़ सुनते ही मैं संजीदगी से बैठ गई और दुपट्टा सही तरह ओढ़ लिया। जब फरहान अंदर आया तो मुझे दुपट्टे में देख कर चौंका। उसकी आंखों में उलझन थी कि अम्मी अबा के आते ही दुपट्टा ओढ़ लिया। ये बात उसे परेशान कर रही थी। दिन तमाम हुआ और फरहान इसके बाद दोस्तों में चला गया और कुछ देर बाद में इंटरनेट खोलकर बैठ गई। रात के 2 बज रहे थे और फरहान तो अब तक नहीं आया था, तो मुस हो गई। अगले दिन बाहर से खाना खाकर अभी कुछ देर पहले ही आए थे और आज इतवार था, सब घर पर ही थे। फरहान क्योंकि रात देर से घर आया था इसलिए वो देर से सोकर उठा। मैं ये सोच रही थी लेकिन वो क्यों नहीं कुछ कहता, ये मैं समझने से कासिर थी और सारी रात फरहान के ख्वाब देखती रहती थी। ये तो अब तक मेरे ख्वाब ही थे लेकिन मुझे उन्हें हकीकत में बदलना था, तो आज कोई ख़ास बात नहीं हुई। और रात का खाना हमने लाहौर की ही एक फोर्ड स्ट्रीट से खाया। वहीं अम्मी ने अबा को आयशा के बारे में बताया तो अबा ने कहा कि उसे भी साथ ले आते, वो भी लाहौर घूम लेती। मंसूबा ये था कि अगली दफ़ा जब हम खाना खाने आए तो आयशा भी हमारे साथ होगी। न जाने क्यों मैं जल कर रह गई। शायद उसकी वजह ये रही हो कि आयशा के साथ आने की बात सुनकर मैंने फरहान की आंखों में खुशी की हल्की सी झलक देखी थी और मुझे ये पसंद नहीं था कि कोई भी मेरे सिवा फरहान को देखे, जिसे सबसे पहले मैं अपना बनाने की किस्म खाई बैठी थी। मेरा मूड कुछ ख़राब सा हो गया। खाना खाकर हम वापस घर आ गए और कुछ देर टेलीविजन देखा, फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। कल हफ्ते का दिन था, अब मैं भी सो गई। कल कॉलेज भी जाना है और आज इंटरनेट नहीं चलाया, बस मूड कुछ ख़राब सा था। जब फरहान आज खाना खाकर अबा के पास दुकान पर चला गया, उम्मी तो अपने कमरे में सोने चली गई और मैं ऊपर अपने कमरे में आ गई। मैं पागलों की तरह कमरे के चक्कर लगा रही थी। जब हद से गुजर गई तो मैंने ऐसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। पूरा घर खामोश था। बराबर में ही फरहान का कमरा था, उसका दरवाज़ा बंद था पर ताला नहीं था। अम्मी शायद अपने कमरे में सो चुकी थी। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई और नीचे झांका तो अम्मी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं दब्बे कदमों फरहान के कमरे में घिस गई और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया और मैं जाकर उसके बस्तर पर लेट गई। यहाँ फरहान लेटकर सोता था। मैं उठी और फरहान की अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी खोली तो अचानक मेरी नज़र फरहान के दराज पर पड़ी। वो हल्का सा खुला हुआ था। मैंने उसे बाहर खींचा। अंदर फरहान के कागजात थे, कुछ किताबें थीं। मैंने कुछ किताबें निकालें और दराज वापस अपनी जगह लगा दी और अपने कमरे में वापस चली आई और सो गई। शाम को मेरी आंख देर से खुली, नीचे आकर काम में लग गई और खाने के बाद आयशा आ गई। कुछ देर उससे बातें की। जब वो गई तो कुछ नोटिस तैयार करने थे। मेरा ताल्लुक सवात के एक छोटे से गांव से है, मगर नौकरी और तालीम की वजह से हमारा ख़ानदान पिछले 15 सालों से इस्लामाबाद में रहाइश पजीर है। हम 3 बहन भाई हैं। मैं इंटरमीडिएट में ज़ेर तालीम हूँ, जबकि मेरी बड़ी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और छोटा भाई स्कूल जाता है। वालिद साहिब की एक मामूली सी किताबों की दुकान है जिससे घर का खर्च चलता है। ज़िंदगी सादा और परसुकून थी, लेकिन मेरे ख्वाब आसमान को छूने वाले थे। वालिद साहब ने कुछ हफ्ते पहले मुझे पहली बार एक सादा सा मोबाइल फ़ोन दिया था। इस वक्त मेरे लिए वो फ़ोन महज एक चीज़ नहीं बल्कि एक ख्वाब की तकमील था। दिल चाहता था कि उसे बार बार देखूं, उसे हाथों में घुमाऊं, कभी उसकी बैटरी निकालूं, कभी दोबारा लगाऊं। एक दोपहर को मैं घर के सहन में बैठा आराम कर रहा था कि मोबाइल पर एक पैगाम आया। इस पैगाम में लिखा था। सलाम में पैगाम देखकर हैरान रह गया, क्योंकि नंबर बिल्कुल अजनबी था और मेरा नंबर सिर्फ घर वालों और चंद करीबी रिश्तेदारों को मालूम था। मैंने फौरी जवाब दिया, आप कौन हैं? कुछ देर बाद उसका जवाब आया। इसमें लिखा था, क्या तुम फरहान हो? पैगाम पढ़ कर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल में एक अजीब सी सरशारी पैदा हुई। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ मैं फरहान हूँ, लेकिन आप कौन हैं? उसका अगला पैगाम आया जो पढ़कर मेरा दिल धड़कने लगा। इसमें लिखा था, मैं नाम बताती हूँ, मगर पहले वादा करो कि ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगी, किसी को खबर नहीं होगी कि हम बात करते हैं। मेरे जहन में जैसे एक खूबसूरत ख्वाब चलने लगा।
दिल में तजस्सुस की लहर उठी। मैंने दिल थाम कर लिखा, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर वो लम्हा आया जब एक नई दुनिया मेरी जिंदगी में दाखिल हुई। पैगाम में लिखा था, मैं ज़ारा हूं। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। खुशी और हैरत का मलगूबा एहसास हुआ। ज़ारा वही लड़की थी जिसे मैंने कई बार इमारत की छत पर देखा था। वो हमारे ही घर के बराबर वाले फ्लैट में रहती थी, मेरी बहन की करीबी सहेली भी थी। मैंने जल्दी से पैगाम भेजा, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? कुछ देर बाद उसका जवाब आया। लिखा था, तुम्हारा नंबर तुम्हारी बहन की डायरी में लिखा था। मैंने वहीं से ले लिया। मैंने गहरी सांस ली। दिल में एक खुशगवार ख्याल भरा और मज़ा भी आने लगा। मैंने पूछा, क्या मेरी बहन को पता है? उसने फौरी जवाब दिया, नहीं, उसे कुछ खबर नहीं। अभी मैं जवाब सोच रहा था कि एक नया पैगाम आया। उसमें लिखा था, एक बात कहूँ बरा तो नहीं मानोगे। मैंने तेज़ी से लिखा, नहीं, तुम कहो क्या बात है। और फिर उसका पैगाम आया जिसमें लिखा था, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैंने मोबाइल को देखा, आंखें फैल गईं। यकीन नहीं आया। फिर दोबारा पढ़ा। दिल में एक खूबसूरत एहसास जाग उठा, जैसे कोई मुझे ज़मीन से उठा कर सितारों तक ले गया हो। और फिर उसका अगला पैगाम आया। लिखा था, मैं कई बार तुमसे ये बात कहना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं होती थी। मेरा दिल कहता था कि सब कुछ बता दूं, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। और प्यार भी बहुत गहरा। मैं देर तक मोबाइल को देखता रहा। एक अनजान सी रोशनी मेरे दिल में फैल रही थी। ये एहसास मेरे लिए बिल्कुल नया और हुसैन था। मैंने धड़कते दिल से जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं ज़ारा, तुम हर एतबार से लायक हो, खूबसूरत हो और ज़हीन भी हो। बस शायद पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा, इसलिए अजीब लगा। इसके बाद ज़ारा के पैगामात मुसलसल आने लगे। मुझे अपने दिल की मुल्कियत दे दो, मैं समझूंगी कि मुझे सब कुछ मिल गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ फरहान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये पढ़कर मेरी आंखों में नमी आ गई। किसी के चाहने का एहसास जिंदगी में पहली बार मिला था। वो लम्हा ऐसा था जैसे गर्मी की तपती दोपहर में ठंडी हुआ चल पड़े। हमारी बातें बढ़ती गईं, दिन गुजरते रहे। मैं और ज़ारा जैसे एक दूसरे में घुलने लगे। वक्त का पता ही नहीं चलता। घंटों की गुफ्तगू लम्हों जैसी लगती। कभी हंसी मजाक, कभी बहस, कभी नाराज़ी, कभी मनाना। 3 माह बीत गए। जनवरी की शदीद सर्दी शुरू हो चुकी थी। बारिश की फुहार और ठंडी हवाएं जिस्म को कांपा देते, मगर मेरे अंदर एक शोला जल रहा था। इन 3 महीनों में हम चाह कर भी नहीं मिल सके। हर बार दिल चाहता मगर हिम्मत ना होती। कभी मेरा खौफ, कभी उसका खौफ। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ख्वाहिश और तड़प भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक शाम ज़ारा का पैगाम आया, प्यारे, आज दिल चाह रहा है कि तुमसे मुलाकात करूं। मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने जवाब दिया, मेरा भी दिल चाह रहा है, मगर हम कैसे मिलेंगे? ज़ारा ने लिखा, घर वाले 10 बजे तक सो जाते हैं, मगर फरहान मुझे बहुत खौफ आ रहा है। मैंने हौसला देते हुए लिखा, खौफ की कोई बात नहीं, आज रात 11 बजे छत पर मिलेंगे। मैं ज़रूर आऊँगा। अपना कमरा बाहर से बंद कर दूंगा ताकि किसी को शक ना हो। कुछ देर ज़ारा खामोश रही, फिर बोली, नहीं, न बहुत खौफ आता है। मैंने उसे लंबा पैगाम लिखा, प्यारे, तुम पिछले 3 महीनों से मेरे दिल को रोशन कर रही हो। ये मुलाकात हमारी मोहब्बत की पहली बुनियाद है। बस तुम हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार ज़ारा मान गई। उसके बाद जैसे वक्त थम गया। घड़ी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। बाहर ठंड थी, मगर मेरे अंदर जोश और बेताबी बढ़ रही थी। रात 11 बजे में आहिस्ता से अपने कमरे से निकला, छत की तरफ गया। मोबाइल निकाल कर पैगाम किया, प्यारे, मैं आ गया हूं, तुम कहाँ हो? कुछ देर बाद जवाब आया, मैं कमरे में हूं, मुझे खौफ आ रहा है। मैंने मुस्कुराकर लिखा, ज़ारा देखो, मैं आ गया हूं, सब सो रहे हैं, खौफ की कोई बात नहीं, बराह मेहरबानी आ जाओ। वो लम्हा मेरे लिए सदियों जैसा लंबा था। हर आहट पर दिल कांपता, हर साए को देखकर लगता कोई देख न ले, मगर मैं वहां खड़ा रहा। और फिर 20 मिनट बाद मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। किसी के कदम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो ज़ारा थी।
सितारों की रोशनी में उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई हुसैन परी आसमान से उतर रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था आवाज बाहर निकल रही है। अंधेरे में वो आहिस्ता से ऊपर आई, हल्का सा शल उसके कंधों पर लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी की रात में एक रोशनी चल रही हो। वो मेरे करीब आई और मैं बिल्कुल साकित हो गया। मैं उसे गौर से देख रहा था, पलकें झपकना भी भूल गया। जब वो मेरे सामने रखी तो मेरे होंठों पर बेअख्तियार ये अल्फाज आए, ज़ारा तुम तो हकीकत में एक ख्वाब जैसी लग रही हो। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसके चेहरे पर घबराहट वाज़ेह थी। कांपते हाथों को शाल में छिपाए खड़ी रही। मैंने आहिस्ता से कहा, खौफ की कोई बात नहीं, सब लोग सो रहे हैं, अब ये लम्हा सिर्फ हमारा है। वो सिर झुकाकर खामोश रही, मगर उसकी सांसों की आवाज़ महसूस हो रही थी। मैं उसके मज़ीद करीब हुआ। मैंने धीमे से कहा, देखो ज़ारा, ये पहली बार है, मगर यकीन करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो कांपती आवाज़ में बोली, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? मैंने नरमी से कहा, मैंने सब सोच लिया है, हमारा दरवाज़ा बंद है, सब सो रहे हैं और ये लम्हा सिर्फ हमारे लिए है। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसका लम्स सर्दी के बावजूद गर्म था। वो लर्ज गई, मगर हाथ न छुड़ाया। हम आहिस्ता आहिस्ता छत पर बैठ गए और मैंने मुस्कुराकर कहा, बस ये लम्हात हमारे होने चाहिए। दुनिया से अलग हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। कमरे में चांद की हल्की रोशनी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया। ज़ारा कमरे के एक कोने में खड़ी थी, दोनों हाथ शाल को मजबूती से थामे हुए, जैसे अब भी दिल में खौफ था। मैं उसके करीब आया। मैंने आहिस्ता से कहा, अब खौफ की कोई बात नहीं। मेरी बात सुनकर उसने निगाहें झुका लें। मैंने सरगोशी में कहा, ज़ारा तुम जानती हो ये वक्त कितना कीमती है। ये हमारी मोहब्बत की पहली बुनियाद है। ये वो पल है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। ज़ारा ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। वो थोड़ा मुतमईन हुई। आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू हुई। पहले स्कूल की पुरानी यादें, फिर मेरी बहन का जिक्र, फिर रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें। ये सब हम पहले भी कर चुके थे, मगर आज माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज अल्फाज में एक नई ताजगी थी। कभी हम दोनों खामोश हो जाते, कभी एक दूसरे को छप कर देख लेते। मैंने दिल में सोचा कि ये शर्म तोड़ना ज़रूरी है। 3 महीनों की दूरी आज हमें करीब ले आई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, ज़ारा तुमने कहा था ना कि तुम मुझे बहुत चाहती हो। ज़ारा ने निगाहें झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर दिल की ये धड़कन हमेशा के लिए मेरी कर दो। ज़ारा मेरी बात सुनकर खामोश रही, मगर उसकी पलकें कांप रही थीं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। मैंने धीमे से कहा, ये लम्हा हमारा है और उसे हम यादगार बना लेते हैं। ज़ारा ने पहली बार निगाहें उठाकर मुझे देखा। इस निगाह में खौफ भी था, शर्म भी थी और बहुत मोहब्बत भी। वो धीमे से बोली, फरहान मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह तुम्हारे सामने खड़ी हूंगी, मगर दिल की सच्चाई यही है कि मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। इसके बाद हम दोनों देर तक एक दूसरे के करीब बैठे बातें करते रहे। दिल की वो बातें जो 3 महीनों से सिर्फ अल्फाज में कैद थीं, आज वो बातें निगाहों और खामोशियों में उतर रही थीं। वक्त जैसे थम गया था। बाहर ठंडी हुआ बंद खिड़कियों को हिला रही थी, मगर कमरे में एक अजीब सुकून था। जब घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया तो ज़ारा चौंक पड़ी, बोली, मुझे वापस जाना होगा वरना किसी को शक हो जाएगा। मेरे दिल को जैसे किसी ने सख्ती से पकड़ लिया था, लेकिन फिर हकीकत याद आई। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है प्यारे, मगर वादा करो ये पहली मुलाकात आखिरी नहीं होगी। वो मुस्कुराहट के साथ बोली, ये तो सिर्फ आगाज़ है, आगे तो बहुत लंबा सफ़र है। वो आहिस्ता से उठी। मैं ने दरवाज़ा खोला। वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। जाते हुए एक लम्हे को पलटी और निगाहें झुकाकर बोली,
फरहान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ज़ारा चली गई। मैं देर तक दरवाजे पर खड़ा खाली सीढ़ियाँ देखता रहा, जैसे मेरी रूह का एक हिस्सा अब भी वहाँ मौजूद था। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे हुसैन लम्हा था। पहली मुलाकात, पहली निगाह, पहली धड़कन और पहली बार किसी के दिल में जगह बनाने का एहसास। इस रात के बाद मेरी और ज़ारा की दुनिया बदल गई। एक दिन मेरी हिम्मत ने मुझे संभाल लिया। मैंने दिल में ठान लिया कि ये रिश्ता अब छिपाने का नहीं, सबके सामने लाने का है। मैंने ज़ारा से कहा, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं प्यारे, मैं अपने वालदीन से बात करूँगा। चंद दिन बाद मैंने अपने वालदीन को सब कुछ साफ साफ बता दिया। पहले तो सब हैरान हुए, मगर जब मैंने अपनी मोहब्बत और संजीदगी बयान की तो उनके दिल नरम पड़ने लगे। मेरे वालिद ने कहा, अगर ये लड़की तुम्हारे दिल के करीब है तो हम उसे अपनी बेटी बना लेंगे। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। दूसरी तरफ ज़ारा ने भी अपने घर वालों को बता दिया। शुरू में उन्होंने मुखालफत की, लेकिन ज़ारा की ज़द और मेरे घर वालों की रजामंदी ने आखिरकार उनके दिल जीत लिए। और यूं वो दिन आ गया जिसका हमें महीनों से इंतज़ार था। घर सजा हुआ था, रोशनियां जगमगा रही थीं, हंसते मुस्कुराते चेहरे, और इन सब के बीच ज़ारा दुल्हन बनकर बैठी थी। हमारी मोहब्बत की ये कहानी एक खूबसूरत इंजाम तक पहुंची, जहां ख्वाब हकीकत बने और दिल एक हो गए। अब हम दोनों मिलकर जिंदगी के हर लम्हे को हुसैन बनाते हैं, यादों की इस जंजीर में हर पल एक नई खुशी का इजाफा करते हैं। और यूं हमारी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। गांव की वो सादा जिंदगी से लेकर शहर की उस रंगीन दुनिया तक, हमने मोहब्बत की ताकत से सब कुछ हासिल किया है। अब हमारे दिल एक हैं और हमारी राहें एक। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, खुशियों में और गमों में भी। ये मोहब्बत की फतेह है जो हमें हमेशा याद रहेगी और हमारी आने वाली नस्लों को भी ये सबक देगी कि सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं, बल्कि हमेशा जीतती है। हमारी जिंदगी अब एक खूबसूरत ख्वाब की मानंद है, जहां हर सुबह नई उम्मीदें लाती है और हर शाम सुकून की नवीद सुनाती है। हम दोनों अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, जहां मोहब्बत की रोशनी हमेशा रोशन रहेगी और हमारे दिल एक दूसरे के लिए धड़कते रहेंगे। ये कहानी महज एक कहानी नहीं, बल्कि मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल है जो हमें बताती है कि हिम्मत और सच्चाई से सब कुछ मुमकिन है। हमारी ये सफर अभी जारी है और हमेशा जारी रहेगा। हम दोनों अब एक हो चुके हैं और हमारी मोहब्बत की ये कहानी अब्दी है।